हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का केक और इसका फ्लेवर है बटर स्कॉच। इसके लिए वनीला स्पॉन्ज को मैंने 5 इंच के मोल्ड में बेक किया है और स्पॉन्ज के ठंडा होते ही मैं इसकी 3 लेयर्स में कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं स्पॉन्ज को रेस्ट देने के लिए या ठंडा होने के लिए और छोड़ सकती, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास आया था दोपहर को लगभग 2 बजे और मुझे 6 साढ़े 6 बजे तक इस ऑर्डर को कंप्लीट करके देना था। तो आज बस जैसे ही स्पॉन्ज ठंडा हुआ मैंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पॉन्ज सॉफ्ट होने के कारण उसकी कटिंग करने में भी थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम फास्ट काम करते हैं तो स्पॉन्ज का ब्रेक होने का भी डर रहता है, जिससे फिर बाद में उसको थोड़ा सा क्रम कोटिंग में सेट करते हुए थोड़ी सी परेशानी आती है। तो यहाँ पर बोर्ड पर सबसे पहले मैंने जो स्पॉन्ज की सबसे नीचे की लेयर थी उसी को ही प्लेस किया है और आज यहाँ पर सोकिंग करने के लिए मैंने प्लेन वाटर में पाउडर शुगर ऐड की है और उसमें थोड़ा सा मैंने बटर स्कॉच क्रश भी ऐड कर लिया है, ताकि स्पॉन्ज में भी उसका अच्छा सा टेस्ट आए क्रश का। अब इसके बाद में सोकिंग करने के बाद में ना मैंने स्पॉन्ज की लेयर के ऊपर भी बटर स्कॉच क्रश ऐड कर दिया है। और हाफ केजी केक के लिए मैं ज़्यादातर 200 ml क्रीम को व्हिप करती हूँ, जिससे कि हमारे केक की क्रम कोटिंग और उसकी कंप्लीट डिजाइनिंग हो जाती है। तो क्रीम को अच्छे से लेयर के ऊपर स्प्रेड करने के बाद में अब यहाँ पर मैं बटर स्कॉच कैरेमल को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस कैरेमल को पाइपिंग बैग में फिल करके और फिर अपनी लेयर के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट आज मैंने डायरेक्ट स्पून से ही यहाँ पर कैरेमल को ऐड किया है। और कैरेमल ऐड करने के बाद में बीच में मैंने प्रालिन क्रंच को भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर जो रेडीमेड बटर स्कॉच क्रंच आते हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो बटर स्कॉच क्रंच हैं वो शुगर और बटर से बनते हैं, और जबकि हम प्रालिन क्रंच बनाते हैं तो बटर शुगर के बीच में हम ऐड कर देते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भी। तो दोनों का अपना अपना टेस्ट है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। स्पॉन्ज की सेकंड लेयर रखने के बाद देखिए मैंने अच्छे से फिर दोबारा से क्रीम लगा दी है और साइड्स पर भी मैं साथ के साथ अच्छे से क्रीम लगाते जा रही हूँ। और इसके बाद में दोबारा से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बटर स्कॉच कैरेमल। जब भी आप बटर स्कॉच कैरेमल डालते हैं तो इसको इतना ही डालिए, बीच में ऐड कीजिए जिससे कि ये स्पॉन्ज के बाहर ना निकले। दोबारा से यहाँ पर बीच में ऐड कर देंगे हम प्रालिन क्रंच और इसके बाद में जो हमारी स्पॉन्ज की लास्ट लेयर है हम उसको यहाँ ऊपर प्लेस कर देंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। एक तरफ से ना मुझे स्पॉन्ज थोड़ा सा नीचे को लग रहा था, इसलिए मैंने बीच में क्रीम फिल कर दी थी। ये जब आप क्रम कोटिंग करते हैं तो साथ के साथ ध्यान रखिए, अगर कहीं से आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पॉन्ज एक साइड को नीचे की तरफ जा रहा है तो हल्के हाथ से स्पॉन्ज की लेयर को उठाकर आप बीच में क्रीम ऐड कर दीजिए, ताकि कहीं से भी आपका केक जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ ना लगे और फाइनल फिनिशिंग करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप की लेयर थी उसके ऊपर भी सोकिंग करने के बाद में मैंने बटर स्कॉच क्रश ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर क्रीम डालकर हम अच्छे से केक के जो टॉप पार्ट है उसको भी कवर कर देंगे और साथ ही साथ में और क्रीम लेकर पैलेट नाइफ के साथ में ही देखिए केक की जो साइड वॉल्स हैं उनको भी कवर करती जा रही हूँ। जब भी आप गर्मी में काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी सारी क्रीम को बाहर मत रखें, जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतनी क्रीम ही बाहर रखें और बाकी की क्रीम साथ के साथ फ्रिज के अंदर रख दीजिए, ताकि आपकी क्रीम जल्दी मेल्ट ना हो और आपका काम आसानी से और जल्दी हो सके। तो अब क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन किया और फिर अपने इस केक को उठाकर रख दिया फ्रीजर में 5 मिनट के लिए, ताकि टाइम कम होने के कारण ये जल्दी से सेट हो जाए। अब इसके बाद में मैंने फाइनल फिनिशिंग के लिए पाइपिंग बैग में ब्लू कलर की क्रीम फिल की है। इसके लिए मैंने नेवी ब्लू कलर की कुछ ड्रॉप्स को ऐड किया है व्हिप्ड क्रीम में। यहाँ मैंने जेल कलर का यूज किया है और उससे ये जो लाइट सा शेड है इसको बनाकर मैं अपने केक को अच्छे से सब तरफ से कवर कर दूंगी। जब भी आप फाइनल फिनिशिंग के लिए इस तरीके से पाइपिंग बैग से अपने केक को कवर करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने पाइपिंग बैग का कट हमेशा छोटा लगाएं। जितना कट छोटा होगा उतनी ही आपकी क्रीम कम अप्लाई होगी और जितना कट आप बड़ा रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी क्रीम केक के ऊपर ज्यादा लगेगी, क्योंकि हमने नीचे अच्छे से अपने केक को क्रीम से कवर कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर मैंने आज छोटा कट दिया था पाइपिंग बैग को। अब देखिए टॉप पार्ट को तो मैंने पैलेट नाइफ से कर लिया था स्मूथ, और जो साइड्स हैं उनके लिए भी मैं स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ, जिससे कि हमारी केक की जो है एकदम बढ़िया वाली फाइनल फिनिशिंग आ जाए। अब स्क्रैपर यूज करने के बाद में जो टॉप की लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है उसको भी आप बड़े हल्के हाथ से पैलेट नाइफ के साथ में साफ करते जाएं और उसको किसी क्लीन कपड़े से पैलेट नाइफ को साफ करने के बाद में दोबारा फिर से केक के ऊपर लगाएं। इससे आपका हर बार जो है बड़ा ही एक स्मूथ सा स्ट्रोक आएगा केक के ऊपर।
तो यहाँ देखिए मैं बड़े ही हल्के हाथ से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको पैलेट नाइफ से साफ करती जा रही हूँ। तो देखिए जब आपकी केक की फाइनल फिनिशिंग हो जाती है तो उसके बाद भी आपने बोर्ड को अच्छे से साफ करना है, ताकि जब हम डिजाइन बनाएं तो उसके बाद हमारा बोर्ड कहीं से भी गंदा ना दिखे। अब ये करने के बाद में आज जो मैंने डिजाइन बनाया था, आप यकीन मानेंगे उसमें मैंने 5 अलग नोजल्स का यूज किया है। तो देखिए ये सबसे पहले जो मैंने नोजल ली है, ये मैंने यूज की है नोजल नंबर 14। इसके साथ में ना मैंने केक की साइड वॉल के ऊपर एक यू शेप के पैटर्न में एक डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। ये जो डिजाइन है ना, ये अक्सर मैंने कुछ टॉल केक्स के ऊपर बना हुआ देखा था, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं टॉल केक के ऊपर ऐसा डिजाइन बना पाती। आज मैंने इस छोटे से केक के ऊपर ही इस डिजाइन को अप्लाई करने का सोचा। अब उसके बाद में मैंने सेम नोजल के साथ में ही ना ये इस तरीके से हैंड को शेप करते हुए सेम पाइपिंग बैग से ही एक और डिजाइन ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जो मैं साइड पर डिजाइन बना रही हूँ वो थोड़ा सा केक की साइड्स के ऊपर उभरा हुआ नजर आए। तो अब देखिए इस तरीके से हैंड को शेप करते हुए हम ये जो एक राउंड है पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप घबराइए नहीं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर अब मैं फिर से एक तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगी। जैसे मैंने सबसे पहले यू शेप में ड्रॉ की थी, उसी तरीके से ही देखिए मैं फिर जो लाइन मैंने सेंटर में बनाई थी उसके ऊपर एक तीसरी लाइन फिर से बड़ी नीट एंड क्लीन इस तरीके से यू शेप में बनाते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट कर दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिजाइन है कितना उभरा हुआ बना है। अब इसके बाद में मैंने नोजल नंबर 3 का यूज किया है और उसके साथ में यहाँ मैं छोटे छोटे रोजेट्स बना दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी स्टार नोजल भी ले सकते हैं, आप पर आज मुझे वो मिली नहीं इसीलिए मैंने इस नोजल का यूज कर लिया। इससे भी सेम लगभग वैसे ही रोजेट्स बनते हैं। अब इतना डिजाइन ड्रॉ करने के बाद में अब आगे के डिजाइन के लिए मैं सोच रही थी कि अगला अब इसी पाइपिंग बैग से डिजाइन कहाँ बनाऊं, क्योंकि जब आपके पास कोई डिजाइन सामने नहीं होता, आप अपने मन से सोचकर काम कर रहे होते हैं ना, तो टाइम लग जाता है सोचने में कि अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे। तो कुछ देर सोचने के बाद में फिर मैंने इसी नोजल के साथ में ही ना बॉटम की तरफ नीचे छोटे छोटे स्टार पाइप कर दिए, क्योंकि ये नोजल छोटी थी, इसके साथ में मुझे नहीं लगा कि ऊपर काम किया जा सकता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक स्टार बना दिया। उसके बाद में ना अब इस क्रीम को मैंने एक अलग पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दिया और उसमें मैंने नोजल नंबर 1 डाल दी थी। ये एक सिंगल होल वाली नोजल है। इसके साथ में ना मैंने जो नीचे व्हाइट लाइन ड्रॉ की थी सबसे पहले, उसके नीचे बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स बना दिए, जिससे कि वहां पर एक और अलग तरीके का डिजाइन क्रिएट हो गया था। क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री माइंड से ही काम कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डिजाइन को आगे कैसे कंप्लीट करूं। तो बस सोचते सोचते जो दिमाग में आ रहा था ना, बस उस सब को मैंने इस केक पर उतार दिया था। तो ये देखिए ये जो डिजाइन बनाया ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इन डॉट्स वाले पैटर्न के साथ में ना जो मैं साइड पर डिजाइन बना रही थी वो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट लुक में नजर आ रहा था, बल्कि ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने एक और लाइन साइड पर कंप्लीट कर दी थी। आप देखेंगे ये कितना छोटा सा केक है जिसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। ऐसा डिज़ाइन आप बड़े वाले हाइट वाले केक पर भी बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब इसके बाद में ना मैंने यहाँ पर नोजल चेंज की। मैंने क्या किया, मेरे पास 2 नोजल थी 2D नंबर की, तो एक में मैंने पिंक क्रीम डाल दी थी पाइपिंग बैग में और एक में व्हाइट ऐड की थी। सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट के ऊपर ना छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स बना दिए थे 2D नोजल के साथ में, और जो बीच में गैप आया था उसको फिल करने के लिए मैंने दूसरे पाइपिंग बैग जिसमें मैंने 2D नोजल डाली थी और व्हाइट क्रीम ऐड की थी, उसके साथ में सेंटर का जो गैप था वो मैंने फिल कर दिया था सेम वैसे ही लुक के फ्लावर्स बना के। अगर हम यहाँ ऊपर रोजेट बनाते ना तो वो बहुत बड़े बन जाते और ऊपर का जो स्पेस है काफी कवर हो जाता, इसलिए मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए था जिससे कि टॉप का पार्ट कवर भी हो जाए और बीच में काफी एरिया खाली भी नजर आए। अब इतना डिजाइन बनाने के बाद में इसी सेम पाइपिंग बैग जिसमें कि मैंने पिंक कलर की क्रीम भरी हुई थी ना, उसी से ही मैंने बॉर्डर वाले एरिया में भी एक छोटा छोटा फ्लावर बना दिया था, कुछ कुछ गैप छोड़कर। ये देखिए इस तरीके से, मतलब आप मानेंगे इतना डिजाइन बनाकर ना मुझे केक कितना अच्छा लग रहा था। मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मैं छोटे से केक के ऊपर ऐसा डिजाइन बनाया जा सकता है। अब इतना डिजाइन जो है मेरा व्हिप्ड क्रीम के साथ में कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में मैंने केक को और अच्छी वाली लुक देने के लिए ना सिल्वर ग्लिटर को भी डाल दिया था केक के टॉप पार्ट के ऊपर, कुछ फ्लावर्स के ऊपर और कुछ साइड्स के ऊपर, और बाद में मैंने ऐड कर दिए थे कुछ स्प्रिंकल्स जिसने हमारे डिजाइन को कंप्लीट कर दिया था। तो फ्रेंड्स
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।